हम अपने दैनिक जीवन में संख्याओं को हर जगह देखते हैं। यहाँ उनमें से कुछ संख्याएं हैं। उन्हें ध्यान से देखें। इनमें से कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अन्य संख्याएं क्या हैं? बिल्कुल ठीक, वे भाज्य संख्याएं हैं। आइए इनका गुणनखंडन ज्ञात करने की कोशिश करें, अर्थात प्रत्येक को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करें। आपने क्या देखा? क्या यहाँ ऐसा कोई तरीका अथवा नियम उभर कर आया? आइए इसका पता लगाएं। हम कुछ और संयुक्त संख्याओं के गुणनखंडन का अवलोकन करेंगे। आइए हम संख्या 70 को देखते हैं। इसे गुणनखंडित किया जा सकता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इसका अभाज्य गुणनखंड है 7, 5 और 2। संख्या 40 को इसकी अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया जा सकता है, जो है 5 और 2। यहाँ 2 3 बार आता है, अतः गुणनखंडन है 5 गुणा 2 पर घात 3। अब संख्या 36 को देखते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। दोनों 2 बार आते हैं। इस प्रकार गुणनखंडन के 2 का घात 2 गुणा 3 का घात 2। हमारे अवलोकन से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं अभाज्य संख्याओं से बनी होती हैं। इस प्रकार अभाज्य संख्याएं सभी संख्याओं का मूल निर्माण अवयव है। अतः हम किसी भी प्राकृत संख्या को अभाज्य संख्याओं के घात में गुणनखंड कर सकते हैं। इन निष्कर्षों की स्थापना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा की गई है। इसके अनुसार प्रत्येक संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त अथवा गुणनखंडित किया जा सकता है। साथ ही प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। आइए अब हम इस प्रमेय की अद्वितीयता के बारे में जानें। आइए हम संख्या 70 पर पुनः विचार करते हैं। हमने इसका अभाज्य गुणनखंडन देख लिया है। इसे 2 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में लिखा गया है। हालांकि संख्या 70 को 7 गुणा 2 गुणा 5 के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है और इसे 5 गुणा 2 गुणा 7 के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अतः संख्या के गुणनखंडन की विभिन्न विधियां हैं। हालांकि देखें कि गुणनखंडन की यहाँ दिखाई गई सभी विधियों में प्राप्त अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल समान हैं, केवल उनके क्रम अलग-अलग हैं। अब आइए संख्या 30 के गुणनखंडन पर विचार करें। यहाँ इस स्थिति में भी इस संख्या का गुणनखंडन 3 विधियों से किया जा सकता है। प्राप्त अभाज्य गुणनखंड भी समान है, केवल उनके प्रदर्शित क्रम भिन्न-भिन्न हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि प्रदर्शित गुणनखंडों के क्रम नियत होते हैं, उदाहरण के लिए आरोही, तो संख्या के गुणनखंडन की विधि अपने आप में अनूठी होती है। अब यहाँ दी गई तालिका को देखें। संख्या 1 से लेकर 15 तक को अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में गुणनखंडित किया गया है। क्या आप इस तालिका को संख्या 30 तक बढ़ा सकते हैं? आइए हम प्राकृत संख्या 6 और 20 पर विचार करें। हम उनका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। हमें ज्ञात है कि संख्या 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, जहां इनकी घात 1 है। संख्या 20 का गुणनखंड 2 और 5 है, जहां इनकी घात क्रमशः 2 और 1 है। स्पष्टतः 6 और 20 का HCF यह प्रत्येक न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के बीच
समान है। अब 6 और 20 का LCM है 2 की घात 2 गुना 3 गुना 5। यह संख्याओं में अधिकतम घात वाले प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के समान है। ध्यान दें कि 6 और 20 के HCF और LCM का गुणनफल 2 गुना 60 है, जो 6 और 20 के गुणनफल के बराबर है। इस अवलोकन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a और b के HCF और LCM का गुणनफल a और b के गुणनफल के बराबर होता है। हम इस परिणाम का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM ज्ञात करने में कर सकते हैं, यदि हमें HCF पहले से मालूम हो। अब हम देखेंगे कि दो प्राकृत संख्याओं का HCF और LCM करने में अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग किस प्रकार। आइए दो संख्या 48 और 202 पर विचार करें। हम इन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। यहाँ दिखाए अनुसार हम 48 और 202 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि HCF दी गई संख्या में न्यूनतम घात वाले प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। इस प्रकार 48 और 202 का HCF 2 है, क्योंकि यह न्यूनतम घात 1 के साथ एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b के HCF और LCM का गुणनफल a और b के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए दी गई संख्या 48 और 202 के लिए HCF और LCM का गुणनफल उनके गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हम 48 और 202 का LCM प्राप्त करते हैं। दी गई संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करें। 693 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि ल स l है और म स h है, तो इनमें से कौन सत्य है? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 1 और 10 के बीच की सभी संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं। यदि दो संख्याओं म स 16 है और उनका गुणनफल 3072 है, तो ल स क्या होगा? यदि n की घात 2 विभाजित होता है p से, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है, तो इन कथनों में से कौन सही है? आइए अब अंकगणित के मौलिक प्रमेय के संबंध में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में सीखें। तीन धनात्मक पूर्णांक p, q और r के HCF और LCM का गुणनफल p गुणा q गुणा r के गुणनफल के बराबर नहीं होता। हालांकि पूर्णांक p, q और r के लिए दो परिणाम सही होते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय संख्या 1 के लिए लागू नहीं होता। आप बता सकते हैं क्यों?
अंकगणित का आधारभूत प्रमेय केवल संयुक्त संख्याओं के लिए लागू होता है। चूंकि एक संयुक्त संख्या नहीं है, इसलिए प्रमेय लागू नहीं होता।